गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी के इस लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर है ये ऊजेनेसिस का। ऊजेनेसिस चल रहा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उससे आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में एक फ्लो डायग्राम पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को ऊजेनेसिस की, और उस डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा था कि इसका एक फ्लो डायग्राम जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा है, राइट। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में और इसके फ्लो डायग्राम में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो आप लोगों ने उस फ्लो डायग्राम में देखा होगा। अब हम उस फ्लो डायग्राम की 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन उसकी हम इस लेक्चर में करेंगे। हमने सबसे पहले ऊजेनेसिस के बारे में जब बताया तो हमने ये बताया था कि ऊजेनेसिस जो है अंडाणु जो है वो युग्मनज को एक अगुणित गुणसूत्रों का सेट उपलब्ध करवाता है। क्या कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद 2n जाइगोट का निर्माण होता है। 2n जाइगोट देखिए n और n, एक ओव्यूम है और एक स्पर्म है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन, और 2n जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 2n जाइगोट का निर्माण होता है। 2n जाइगोट का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट देखिए कि इसका एक n तो आया है ओव्यूम से और एक m आया है स्पर्म से। तो हमें सबसे पहले देखिए ओव्यूम जो है वो जाइगोट निषेचन के बाद बनने वाली जो संरचना है जाइगोट के लिए एक गुणसूत्रों के जो 2 सेट उपलब्ध होते हैं उनमें से गुणसूत्रों का एक सेट ओव्यूम उपलब्ध करवाता है। गुणसूत्रों का एक सेट जो है एप्लॉइड गुणसूत्रों का एक सेट उपलब्ध कौन करवाता है? ओव्यूम करवाता है। अंडा जो है ओव्यूम सेल जो है वो एक सेट उपलब्ध करवाती है, राइट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जाइगोट को गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट उपलब्ध करवाता है, ओके। इसके बाद दूसरा जो है कि ये जो ओव्यूम है, ओव्यूम जो है ये संपूर्ण जाइगोट के लिए कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की पूर्ति करता है। कोशिका द्रव्य की व्यवस्था कौन करता है? ये क्या करता है? संपूर्ण युग्मनज के कोशिका द्रव्य की पूर्ति करता है। मतलब ये है कि इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म और खाद्य पदार्थ जो भी है वो सारा का सारा अंडाणु जो कोशिका है वो इसको उपलब्ध करवाती है। तो अंडे की 2 विशेषता हो गई। नंबर 1 तो इसको एक गुणसूत्रों का सेट उपलब्ध करवाता है, दूसरा इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य जो है वो उपलब्ध करवाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता ये है कि भ्रूण को आवश्यक भोजन उपलब्ध करवाता है। आवश्यक भोजन उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? ये तीनों के तीनों मेन फंक्शन कौन करता है? अंडाणु कोशिका करती है, अंडाणु करता है। ये अंडाणु के 3 मेजर फंक्शन हैं। अब देखिए कि अंडाणु जो है अंडजनन की क्रिया है वो ओवरी के अंदर
अंडजनन की क्रिया जो है वो कहाँ स्टार्ट होती है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर अंडाणु की जो क्रिया स्टार्ट होती है तो ओवरी में प्रीमोडियल जर्म सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रीमोडियल जर्म सेल। प्रीमोडियल जनन कोशिका पाई जाती है। ये प्रीमोडियल जनन कोशिका कहां पाई जाती है? ओवरी में। कहां पाई जाती है? ओवरी या अंडाशय में। ओके, प्रीमोडियल जनन कोशिका पाई जाती है और प्रीमोडियल जनन कोशिका जो है वो अपनी 3 अवस्थाओं में विभेदित होती है। कितनी अवस्थाओं में विभेदित होती है? ये अपनी 3 अवस्थाएं हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 पहली अवस्था है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। दूसरी है ग्रोथ और तीसरी है मैच्योरेशन। इस मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं गुणन, इसको कहते हैं वृद्धि और इसको कहते हैं परिपक्वन। क्या कहते हैं? परिपक्वन। ये 3 अवस्थाएं हैं भाई। प्रीमोडियल जर्म कोशिकाएं जो हैं जिससे अंडाणु का निर्माण होता है उसके लिए 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी है ग्रोथ और तीसरी है मैच्योरेशन। ओके, अब सबसे पहले गुणन अवस्था आती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आदिजन कोशिका थी, प्रीमोडियल सेल, इसको हम आदिजन कोशिका कहते हैं। आदिजन कोशिका जो थी, आपने फ्लो डायग्राम में देखा होगा कि इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? बार बार समसूत्री विभाजन होता है। बार बार समसूत्री विभाजन होता है। बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा ये आदिजन कोशिका ऊगोनिया में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ऊगोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊगोनिया का निर्माण करती है, जो आप लोगों ने फ्लो डायग्राम में देखा होगा। और ये जो ऊगोनिया है ये द्विगुणित होती है भाई। ये कैसी होती है? द्विगुणित अवस्था में होती है। 2n अवस्था में ये होती है। ये थी इसकी गुणन अवस्था जो बहुत ही सिंपल है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसी प्रकार से आपने मल्टीप्लिकेशन फेज जो है उसको फेस किया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है ग्रोथ। ये अवस्था जो है ये अंडाणु जनन की महत्वपूर्ण अवस्था है। अंडाणु जनन की क्या है? ये महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि भोज्य पदार्थों का
संश्लेषण होता है, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा संचयन होता है, एंड संचय होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है भाई? संश्लेषण होता है तथा संचय होता है। भोज्य पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में इस अवस्था में बनते हैं और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। सभी कशेरु कोशिकाओं में सहायक कोशिकाएं व पोषक कोशिकाएं इसको पोषित करती हैं और इस अवस्था के अंदर जो कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करती है। सेल अपने आकार एवं आकृति में वृद्धि करती है। सेल अपने आकार एवं आकृति में वृद्धि करती है और जो अंडाणु के अंदर जो संचित पित्तक जो है उसका निर्माण यकृत में किया जाता है। और यकृत के अंदर क्या होता है? यकृत में पित्तक का निर्माण किया जाता है, पित्तक का निर्माण किया जाता है। देखिए ये अलग अलग पद हैं सारे के सारे, और ये जो पद हैं इनके द्वारा देखिए ये पित्तक का निर्माण कहां होता है? यकृत में। और यकृत से ये पित्तक कहां आता है? यकृत से ये पित्तक ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ये अंडाणु कोशिका में पहुंचता है, अंडाणु कोशिका में पहुंचता है। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये पित्तक यकृत से कहां आता है? अंडाणु कोशिका में पहुंचता है और यहां पर इसको संचित कर लिया जाता है। अंडाणु जनन की क्रिया में यह अवस्था मैंने बताया आपको कि काफी महत्वपूर्ण अवस्था है और ये अवस्था काफी लंबे समय तक चलती है। मनुष्य में ह्यूमन के अंदर इस अवस्था के लिए 14 दिन का समय लगता है। ह्यूमन के लिए इस अवस्था के लिए कितने दिन का समय लगता है? इन ह्यूमन 14 दिन की ये अवस्था है, 14 डे की ये अवस्था है। 14 दिन का समय इस अवस्था के लिए लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि ये अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और वृद्धि के दौरान प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होता है। देखिए इस अवस्था के दौरान जब ये वृद्धि करती है तो उस कोशिका को हम कहेंगे प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जो है इसको कहेंगे। और इस वृद्धि अवस्था को फिर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ये इसकी इनिशियल कुछ बातें थी। महत्वपूर्ण अवस्था है, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करती है, संचयन करती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है, अपने आकार व आकृति में वृद्धि करती है, यकृत में पित्तक का निर्माण करती है जहां से ब्लड सर्कुलेशन द्वारा अंडाणु कोशिका के अंदर पित्तक को लाया जाता है। और ये 14 दिन ह्यूमन के अंदर 14 दिन का समय इसके लिए लगता है। देखिए इसी अवस्था को हम आगे अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इसको 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे, 2 भागों में इसकी स्टडी हम करेंगे। यहां पर नंबर 1 है पित्तक पूर्ववर्ती काल।
पित्तक पूर्व वर्दीकाल। ठीक है, और दूसरा है पित्तक वर्दीकाल। सबसे पहले है पित्तक पूर्व वर्दीकाल। इस अवस्था में अंडाणु कोशिका के अंदर अंडाणु कोशिका में कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के आकार में वृद्धि होती है। के आकार में वृद्धि होती है। ओके, क्या होता है? पित्तक पूर्व वर्दीकाल में अंडाणु कोशिका के केंद्रक व कोशिका द्रव्य के आकार में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जबकि इस अवस्था में पित्तक का संश्लेषण, इस अवस्था में पित्तक का संश्लेषण एवं संचयन नहीं होता। पित्तक का संश्लेषण एवं संचयन इस अवस्था में नहीं होता और केंद्रक विभाजन की प्रोफेज में प्रवेश कर जाता है। इसमें क्या होगा? केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करता है। अवस्था में प्रवेश करता है। केंद्र क्या करेगा? विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करता है। यह प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ओके, एवं ये विभाजन जो है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में ही ये विभाजन यहां से, इंपॉर्टेंट बात है, ये विभाजन यह विभाजन जब तक स्थगित हो जाता है, जब तक कि ग्रोथ फेज कंप्लीट नहीं हो जाती, यह विभाजन जब तक के लिए स्थगित हो जाता है जब तक कि ग्रोथ फेज कंप्लीट नहीं हो जाती। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह है
कि इस अवस्था के अंदर केंद्रक व कोशिका द्रव्य के आकार में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि पित्तक का संश्लेषण और संचयन नहीं होता। लेकिन जो विभाजन होता है, जो फर्स्ट आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, उस फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर जो प्रोफेज फेज है वो ये इस अवस्था में प्रोफेज फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये विभाजन जब तक के लिए आगे की अवस्था रोक दी जाती है जब तक कि ग्रोथ फेज कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद में है केंद्रीय पदार्थों में वृद्धि। इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट जो है पित्तक वृद्धि काल, पित्तक वृद्धि काल के अंदर पहला जो पॉइंट है वो है केंद्रीय पदार्थों में वृद्धि। पित्तक वृद्धि काल देखो ये अवस्था है। तो इसमें हम दो ही चीज पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, दो ही जो टॉपिक है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्रैश कर रहा हूं मैं। देखिए इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो की तो वृद्धि हो रही है, तो ये दो ही पॉइंट आएंगे इसमें। पहला पॉइंट है केंद्रीय पदार्थों में वृद्धि। केंद्रीय पदार्थों में वृद्धि, इस अवस्था में देखिए केंद्रीय पदार्थों में वृद्धि के अंदर इसका मुख्य कारण है कि केंद्रक द्रव्य का अत्यधिक निर्माण होना। केंद्रक द्रव्य का इसका कारण क्या है, केंद्रक द्रव्य का अत्यधिक निर्माण होना और दूसरा क्या है, केंद्रीय अम्लों की मात्रा में वृद्धि होना। केंद्रीय अम्लों की मात्रा में वृद्धि होना। केंद्रीय अम्लों की मात्रा में वृद्धि होना। इसी समय गुणसूत्रों के आकार में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। इसी समय क्या होता है, गुणसूत्रों के आकार में भी अत्यधिक वृद्धि होती है, गुणसूत्रों के आकार में अत्यधिक वृद्धि होती है। गुणसूत्र लंबे होकर विशेष आकार के हो जाते हैं जिनको हम लैंप ब्रेस गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र लंबे तथा विशेष आकृति के हो जाते हैं। जो लैंप ब्रूस जो है, जो गोला साफ करने वाला जो ब्रूस आता है, लैंप का जो गोला साफ करने वाला जो ब्रूस आता है उसकी आकृति का हो जाता है, जिस कारण से इसे हम लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। ये लैंप ब्रश गुणसूत्र जो है ये, इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग। इस तरीके की आकृति ये धारण कर लेता है। ऐसी, और इसके ये रफली डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। ओके, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन, मैट्रिक्स प्लस प्रोटीन। दूसरा है डीएनए, क्रोमोसोमल एक्सिस।
क्रोमोसोमल एक्सिस। ओके, तो ये केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि होती है तो लैंप ब्रेस आकार का एक गुणसूत्र बन जाता है जिसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेट होकर आरएनए का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे, डीएनए क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं भाई, इसके ऊपर डीएनए क्या करेंगे, डीएनए है और डीएनए क्या बनाएंगे, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। डीएनए से बनेंगे एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे। ये जो एमआरएनए है ये आगे की जो सूचनाएं हैं वो इसके अंदर निहित रहती हैं। जो संदेशवाहक के रूप में जो एमआरएनए काम करता है तो ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। इस अवधि में काम नहीं आता, लेकिन ये प्रोटीन आवरण में लपेटकर भविष्य के लिए सूचनाएं सुरक्षित कर लिया जाता है। भविष्य के लिए सुरक्षित, इसको इन्फॉर्मोसोम कहते हैं भाई, इन्फॉर्मोसोम कहेंगे इसको। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। इनका निर्माण विदलन के दौरान किया जाता है और ये इन्फॉर्मोसोम भविष्य में काम में लिए जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इसके केंद्रक में डीएनए अपने स्वयं के द्वितीय गुणन में व्यस्त हो जाता है और एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर पाता, जिसके कारण से टीआरएनए व आरआरएनए का भी संश्लेषण किया जाता है। अब देखिएगा, यह है केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि। इसके बाद में है इसके कोशिका द्रव्य में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय पदार्थ में हो गई वृद्धि। दूसरा पॉइंट है इसका कोशिका द्रव्य में वृद्धि। कोशिका द्रव्य में वृद्धि, कोशिका द्रव्य में वृद्धि में देखिए, कोशिका द्रव्य के कोशिका द्रव्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है भाई इसमें। और पक्षी और एवीज वर्ग के अंदर क्या होता है, पक्षी एंड एवीज वर्ग में माइटोकॉन्ड्रिया, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित होकर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल का निर्माण करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है और काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के बादल क्या हैं। पक्षी तथा एवीज वर्ग जिनके अंडे में पित्तक की मात्रा कुछ ज्यादा मिलती है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनेक एकत्रित होकर एक समूह बना लेते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डीएनए की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जो ईआर हैं उनमें भी वृद्धि, मतलब कोशिका द्रव्य के अन्य कोशिकांग जो हैं वो अपनी वृद्धियां करेंगे और जो कॉर्टिकल कणिकाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। राइबोसोम की संख्या भी इसके अंदर बढ़ेगी। ठीक है, कोर्टिकल कणिकाएं क्या करती हैं, निषेचन झिल्ली का निर्माण करने का काम करती हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं सारे के सारे की इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। ठीक।
ठीक है। इसके बाद में है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पित्तक वृद्धि काल वृद्धि अवस्था का, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।